भारत की खोज किसने की? ये सवाल सुनते ही हम सबके दिमाग में एक ही जवाब आता है ना? वही जो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है। पर क्या वो जवाब पूरी तरह से सच है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि असल कहानी तो कुछ और ही है। और वो जवाब है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये लाइन तो जैसे पत्थर की लकीर बन गई है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक फैक्ट है? चलिए आज इसी दावे की तह तक चलते हैं। तो क्या सच में यही पूरी कहानी है? जरा सोचिए, क्या एक ऐसे देश को खोजा जा सकता है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना हो, जो पहले से ही पूरी दुनिया के साथ व्यापार कर रहा हो? कुछ अजीब नहीं लगता? जो हमारी स्रोत सामग्री है वो तो इस आइडिया को हद दर्जे की मूर्खता कहती है, मतलब इसे पूरी तरह से नकार देती है। तो फिर चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूरोप के लिए इस खोज का असली मतलब था क्या। तो जैसा कि अब तक अंदाजा लग गया होगा, ये कोई सीधी सादी डिस्कवरी की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी है ताकत की, लालच की और बड़े बड़े इरादों की। एक बहुत ही उलझी हुई और विवादित कहानी। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 15वीं सदी के यूरोप में। ये वो जमाना था जब मसालों की दीवानगी अपने चरम पर थी। मतलब काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब मसाले सोने चांदी के भाव बिकते थे और यूरोप इन्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और इन मसालों का सेंटर कौन था? भारत। 15वीं सदी में भारत कोई गुमनाम या खोई हुई जगह नहीं थी। अरे भाई, ये तो एक बहुत अमीर, एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जो मसालों के व्यापार का केंद्र थी। तो भारत यूरोप के लिए कोई अनजान जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहते थे। तो अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। यूरोप का लक्ष्य साफ था। उन्हें चाहिए थे भारत के कीमती मसाले, वो भी सीधे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जमीन के रास्ते पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। मतलब सारा मुनाफा तो बीच में ही चला जाता था। यूरोप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो इस मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे। अब इस मोनोपोली को तोड़ने का एक ही रास्ता था, एक नया रास्ता खोजना। जमीन के रास्ते तो बंद थे, तो बची क्या? बस एक उम्मीद, समंदर। तो अब भारत तक एक समुद्री रास्ता ढूंढना यूरोप के राजाओं का सबसे बड़ा मिशन बन गया। अगर उस समय के विकल्पों पर नजर डाले तो पता चलता है कि मामला कितना मुश्किल था। रूस या चीन के रास्ते जमीन से जाना बहुत ही ज्यादा लंबा और खतरनाक। अरब देशों से होकर जाना, वहां तो उनके दुश्मन व्यापारी बैठे थे। तो बचा क्या? बस एक ही ऑप्शन, समंदर। ये बहुत रिस्की था, लेकिन यही उनका आखिरी और सबसे बड़ा दांव भी था। और इसी मिशन के लिए मैदान में उतरता है वास्को डी गामा। तो एक बात साफ कर लें, वास्को डी गामा कोई एडवेंचर पर निकला खोज करता नहीं था। उसे पुर्तगाल के राजा ने एक बहुत ही खास काम सौंपा था। एशिया के लिए एक समुद्री रास्ता ढूंढो और व्यापार पर जो दूसरों का कब्जा है उसे खत्म करो। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक चाल थी। तो चलिए अब वास्को डी गामा की उस खतरनाक और ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं, जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सफर कोई आसान नहीं था। जुलाई 1497 में वो पुर्तगाल से निकला, 4 जहाज और 170 लोगों के साथ। 1497 के आखिर तक वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। फिर 1498 की शुरुआत में उसे मोज़ाम्बिक में एक अरब नाविक मिला, जिसकी मदद बहुत ज़रूरी साबित हुई। और फिर कई महीनों की मशक्कत, तूफानों और मुश्किलों के बाद 20 मई 1498 को वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के साथ ही मानो दरवाजे खुल गए। लेकिन ये सिर्फ व्यापार के दरवाजे नहीं थे, ये घटनाओं के एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत थी जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे और अक्सर बहुत ही क्रूर होने वाले थे। जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौटा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। जाहिर है यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने वो कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन जब वो दोबारा भारत आया तो कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। इस बार उसका इरादा सिर्फ व्यापार करना नहीं था, बल्कि अपनी ताकत दिखाना था। और यहीं से एक हिंसक मोड़ आता है। उसने कालीकट शहर पर हमला किया, बड़े पैमाने पर लूटपाट और नरसंहार हुए, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। मतलब ये कि उसने यूरोपीय ताकतों के लिए भारत में घुसने का रास्ता बना दिया। ये नया समुद्री रास्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि आने वाले कई 100 सालों के औपनिवेशिक शासन, लूट और बर्बादी का रास्ता बन गया। तो अब
इतनी सारी जानकारी के बाद हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस लौटते हैं, भारत की खोज किसने की? लेकिन इस बार हमारे पास एक नया नजरिया है और हमारी स्रोत सामग्री का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। वो कहती हैं कि ये कहना कि भारत की खोज हुई एक बेतुका सवाल है। मतलब जिस देश का, जिस सभ्यता का अस्तित्व हजारों सालों से है, उसे कोई खोज कैसे सकता है? तो मिथक ये है कि उसने एक खोई हुई अनजान जमीन को ढूंढा, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसने यूरोप को भारत से जोड़ने वाला एक नया समुद्री रास्ता खोजा। उसने दो जानी पहचानी दुनियाओं के बीच एक कनेक्शन बनाया। ये डिस्कवरी नहीं, एक कनेक्शन था, एक ऐसा कनेक्शन जिसके नतीजे भारत के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। और आखिर में स्रोत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक ऐसे देश की खोज का क्रेडिट किसी एक इंसान को दिया जाना चाहिए जो हजारों सालों से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है? ये सवाल सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि हम इतिहास को देखते कैसे हैं, कहानियां सुनाते कैसे हैं और हीरो बनाते किसे हैं।